Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Production and Operations Management. The course code is MGT362. The course book is included in this slide. You can see the name and edition of this course book. As you all know that in the last lecture I have covered predominant part of project management. This is a chapter 3 in your book and today we will be continuing from this chapter. आउटलाइन देख लेते हैं. अभी तक हमने चैप्टर 3 के अंदर क्या कवर किया है. हमने सबसे पहले देखा था कि जी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, स्केड्यूलिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है. ये हमने चैप्टर 3 के जो इनिशियल लेक्चर्स थे उसके अंदर कवर किया. फिर हमने ये देखा कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं. सबसे पहले तो हमने गैंट्स चार्ट देखा. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल पाथ मेथड एंड पर्ट की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जी पर्ट क्या होता है. सीपीएम और पर्ट दोनों का एक साथ इंट्रोडक्शन दिया था और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सीपीएम या पर्ट चार्ट अगर आपने बनाना हो तो कि क्या प्रोसीजर है, क्या 6 स्टेप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों को बनाने में, पर्ट या सीपीएम. अब आपको ये बात भी क्लैरिफाई कर दूं कि जो पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क्स हैं, पर्ट का नेटवर्क या सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड का नेटवर्क, इसी तरह गैंट्स चार्ट, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के अंदर यूज़ होते हैं. प्रोजेक्ट प्लानिंग तो आपने कर ली ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले. फिर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसको जो स्केड्यूल करना है, उसकी एक्टिविटीज़ जिसमें उसके ह्यूमन रिसोर्सेज और उसके प्रोजेक्ट के फिजिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के अंदर यूज़ होते हैं, सीपीएम एंड पर्ट. हमने फिर देखा कि जी नेटवर्क बनाने की कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं. सीपीएम और पर्ट दोनों के अंदर नेटवर्क्स बनते हैं. नेटवर्क हमने 2 तरीके से बनाने सीखे. एक एक्टिविटी ऑन नोड से बनाना सीखा और फिर हमने एक एक्टिविटी ऑन एरोज से बनाना सीखा. और मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि जी ज़्यादातर यूज़ एक्टिविटी ऑन नोड ही होता है, एक्टिविटी ऑन एरोज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. और थ्रू आउट हम इस बुक के अंदर और इस चैप्टर के अंदर एक्टिविटी ऑन नोड ही इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट स्केड्यूल करते वक्त फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है. हमने ये भी देखा कि जी स्लैक टाइम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ किस तरह आइडेंटिफाई करना है. ये सारी की सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर तक कवर कर चुके हैं. सो जस्ट टू समराइज, हम पिछले चैप्टर तक इस पॉइंट तक कवर कर चुके हैं. आज हमने देखना है कि जी वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम. अब जाहिर बात है सीपीएम और पर्ट के अंदर क्या डिफरेंस था. सीपीएम अज्यूम करता था कांस्टेंट. लेट मी erase this first and then we will see here. सीपीएम के अंदर जो एक पॉइंट था कि जी आपने जो कंप्लीशन टाइम है वो कांस्टेंट रखना है. और पर्ट के अंदर क्या था, पर्ट के अंदर कंप्लीशन टाइम कांस्टेंट नहीं अस्यूम किया जाता, वो आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. तो सीपीएम अस्यूम कर रहा था प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज हैं उनका कंप्लीशन टाइम कांस्टेंट लेता था कि जी 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन. तो सीपीएम के अंदर हम ये देखते थे. मगर पर्ट ये अजम्पशन, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें इस तरह की सिनेरियोस कम ही मिलते हैं कि आपको कोई बंदा कह दे कि जी अच्छा मैं ये काम कर दूंगा और मुझे 15 दिन लगेंगे. प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती हैं कि जी आप किसी को कहते हो यार तुमने ये काम करना है, तो वो कहता है ठीक है जी ये इतने दिनों में हो जाएगा. मगर इतने दिनों में भी हो सकता है, इतने दिनों में भी हो सकता है. तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टाइम कि जब आप
काम कर सको कि जी 14 दिनों में मैं कर दूंगा, एक पेसिमिस्टिक और एक ऑप्टिमिस्टिक कि जी 14 नहीं 13 दिनों में हो सकता है अगर मैं मेहनत करूं या अगर मैं ज्यादा बंदे लगा दूं तो 13 दिनों में भी हो सकता है। पेसिमिस्टिक के सर कुछ अगर मसला हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई ये वो, तो 15 दिनों में भी हो सकता है। तो ये जो आपके पास अप्रोच है कि जी मीन टाइम इस टाइम में होने की सबसे ज्यादा चांसेस है, और एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी है कि काम जल्दी भी हो सकता है, एक पेसिमिस्टिक टाइम भी है कि काम देर से भी हो सकता है, कोई वजह हो जाए, कोई मसला हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी जो इस तरह की सिचुएशन होती हैं, इसमें हमें PERT मदद करता है। CPM तो सिर्फ अज्यूम करता है कि नहीं जी हम 14 दिनों में ही खत्म करेंगे, 14 दिनों में ना हुई तो फिर हम प्रॉब्लम पड़ जाती है आपके कैलकुलेशन में। तो आज का जो हमने जो लेक्चर देखना है उसके अंदर वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम्स, कि जी एक्टिविटी टाइम्स में अगर वेरिएशन हो तो उसको किस तरह हमने हैंडल करना। और फिर हम देखेंगे कि जी PERT के अंदर कौन से टाइम एस्टिमेट्स हैं। PERT के अंदर 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, एक मीन टाइम होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है और एक पेसिमिस्टिक टाइम होता है। और फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये किस तरीके से प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की। एक तो एक्टिविटी टाइम्स है ना कि इस एक्टिविटी का इतना टाइम में भी हो सकती है, मीन टाइम ये है और मैक्सिमम टाइम ये है। अब सारी एक्टिविटीज जब मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोजेक्ट की भी कंप्लीशन टाइम की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, और वो भी हम आज अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर आखिर में हम कॉस्ट, टाइम, ट्रेड ऑफ एंड प्रोजेक्ट क्रैशिंग देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जी कॉस्ट में प्रोजेक्ट की कॉस्ट और प्रोजेक्ट के टाइम, कंप्लीशन टाइम, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, और अगर हमने प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट को जल्दी करना हो तो उसको जल्दी से क्रैश करना है, या प्रोजेक्ट क्रैशिंग। और आखिर में हम देखेंगे कि जी PERT और CPM के कौन से आप क्रिटिक क्या है, यानी कि इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं दोनों के। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम्स। CPM assumes we know a fixed time estimate for each activity and there is no variability in activity time। ये वही बात जो मैंने आपको भी पिछली स्लाइड के अंदर कहा कि जी CPM के अंदर एक अजम्पशन होती है कि जो एक्टिविटी टाइम है कि जी ये एक्टिविटी 15 दिनों में ही होगी, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। PERT uses probability distribution for activity time to allow for variability। So PERT का जो फायदा है वो एक्टिविटी के अंदर जो वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम आ जाता है या एक्टिविटीज के टाइम के अंदर वेरिएशन आ जाती है, वो PERT इस चीज को हैंडल करता है। अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया था अराउंड 1956 या 57 में CPM इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके एक साल बाद ही 57 या 58 में PERT इस्तेमाल किया। तो PERT ने बहुत सारी अपनी टेक्निक CPM से ही ली। इन दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, मगर ये जो एडिशनल जरूरत पड़ी कि जी CPM में तो आपका कांस्टेंट टाइम है। अब जब लोगों ने CPM यूज करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यार प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो वेरिएबिलिटी आ जाती है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो फिर एक साल बाद किसी ने PERT को इंट्रोड्यूस किया। ये चीजें आप आई वुड सजेस्ट कि जी PERT आई थिंक CPM ड्यूपॉन्ट इंडस्ट्रीज में हुआ था और PERT US नेवी ने इम्प्लीमेंट किया था, बट यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन इन द इनिशियल स्लाइड्स ऑफ माय लेक्चर। नाउ coming back to the original example that we have solved in the previous lectures, ये वही मिलवॉकी पेपर मिल की बात हो रही है। एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने अपनी मिल के अंदर कोई एडिशनल इक्विपमेंट लगानी थी, और हमने देखा था कि जी एक्टिविटीज कौन सी हैं, उनके दरमियान में इंटर रिलेशनशिप क्या है। ये जो बोल्ड एरोज हैं ये शो कर रहे हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वो पाथ हो, क्रिटिकल एक्टिविटीज वाला पाथ होता है, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जिसके अंदर
क्रिटिकल एक्टिविटीज हो। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिनके अंदर स्लैक 0 होता है। आप सारी एक्टिविटीज के अंदर देखें, इनका स्लैक 0 है। बाकी सारी एक्टिविटीज के अंदर कुछ ना कुछ स्लैक है, इनके अंदर स्लैक नहीं है। स्लैक किस तरह फाइंड किया जाता है? आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें या इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो आपको स्लैक पता चल रहेगा। इसी तरह आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें, कोई भी इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको स्लैक की वैल्यू पता चल जाएगी। सो वेरिएबिलिटी इन टाइम, देयर आर 3 एस्टिमेट्स। अब हम PERT के बारे में देखते हैं कि जी देयर आर 3 एस्टिमेट्स जो PERT इस्तेमाल करता है। टाइम एस्टिमेट्स, ऑप्टिमिस्टिक टाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो अपने प्लान के मुताबिक जाए तो कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, अस्यूमिंग वेरी अनफेवरेबल कंडीशंस, के जी अगर कोई बहुत ही मसला हो जाए, कोई स्ट्राइक होने वाली और स्ट्राइक हो जाए तो वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाए, तो इसको हम पेसिमिस्टिक टाइम कहते हैं। और तीसरी चीज जो है मोस्ट लाइकली टाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय M। सो वी हैव एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम कि जी अगर सब कुछ बहुत अच्छा और फौरन हर चीज आपकी, हर काम जो है वो आपका वक्त पे हो रहा हो तो वो इट्स ऑप्टिमिस्टिक। अगर पेसिमिस्टिक के जी कोई भी सच सही ना हो रहा हो, सारी गलतियां हो रही हो, हर तरफ डिलेज आ रही हो, तो वो पेसिमिस्टिक टाइम है। और मोस्ट लाइकली टाइम के जो मोस्ट रियलिस्टिक एस्टिमेट हो उस एक्टिविटी का कि जी मेरे ख्याल में ये एक्टिविटी 15 दिनों में हो जाएगी, दिस इज द मोस्ट लाइकली या मोस्ट रियलिस्टिक एस्टिमेट। इधर मैं लिख देता हूं स्लाइड के अंदर ये चीज, इधर मोस्ट के जी ये एक्टिविटी 15 दिनों में हो जाएगी, दिस इज दी मोस्ट रियलिस्टिक एस्टिमेट। पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ये है कि जी अगर कोई मसला हो गया तो 18 दिनों से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक के जी अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं इस एक्टिविटी को 13 दिनों में कर दूंगा। तो इस तरीके से एक ही एक्टिविटी है मगर उसके आपने वन एक्टिविटी एक है मगर आपने उसके 3 एस्टिमेट्स लिए हुए। 3 एस्टिमेट्स ये आप सिर्फ PERT के अंदर लेते हो, ये आप CPM के अंदर नहीं लेते। ठीक है, अच्छा अब आपने 3 एस्टिमेट्स ले लिए एक्टिविटी के जी मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, तो अब आपने उसको यूज किस तरह से करना है? आपने उसको यूज इस तरीके से करना है कि आपने एक्टिविटी को सबसे पहले उसका मीन और वेरिएंस लेना है। अब ये चीज इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किसी भी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके जो एस्टिमेट्स यानी कि जो उनका खत्म होने का टाइम होता है, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के खत्म होने का जो टाइम होता है दैट फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मीन होता है जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। इधर आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम तो आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कह दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन। हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक्सपेक्टेड या मीन वैल्यू होती है और एक वेरिएंस होती है, या वेरिएंस आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, या उसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, वेरिएंस की अंडर रूट उसको कहा जाता है, या उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने अभी तक पढ़ी होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक मीन होती है और एक उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होती है। मीन से आपको क्या पता चलता है कि जी उसकी मीन वैल्यू कहाँ है, सबसे मोस्ट लाइकली वैल्यू उसकी कहाँ है, और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन आपको उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फैलाव या सुखड़ाव यानी कि कितनी फैली हुई है या कितनी सूखी हुई है वो बता रही होती है। तो हर इसी तरह दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, उसका भी एक मीन होता है और उसकी भी एक वेरिएंस होती है, उसकी भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और उसका भी एक फैलाव या सुखड़ाव होता है। अब
PERT के अंदर अजम्पशन ये हो गई कि जी एक्टिविटीज का जो कंप्लीशन टाइम है दैट फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होती है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ये आपकी स्लाइड के अंदर है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लग रही है, मगर इसके अंदर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों साइडों पे इक्वली फैली हुई होती है ना। ये एक साइड पे जरा कम फैली होती है, दूसरी साइड पे जरा ज्यादा फैली हुई होती है। तो इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक टाइम अगर आप देख रहे हो इधर कि जी ये इसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 in 100 ऑफ लेस देन ए अकरिंग। अब इस पॉइंट से, ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट से, ये जो बाकी एरिया है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जी 100 दफा अगर आप कोई काम करो तो उसमें एक दफा ये काम इस टाइम से कम में हो जाए, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू से भी कम हो जाए। इसी तरह जो इसकी पेसिमिस्टिक वैल्यू दूसरी साइड पे आपको नजर आ रही है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें पेसिमिस्टिक टाइम पे जाने की प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर आप कोई काम 100 दफा करो तो उसमें से एक दफा वो इस पेसिमिस्टिक टाइम से ज्यादा चला जाए। ठीक है, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम के अंदर रहें और मीन टाइम के अंदर रहें। मगर ये जो थोड़ा सा बाहर वाला हिस्सा है, ये अगर आप वही काम 100 दफा करोगे तो 100 में से एक दफा वो काम इन टाइम से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके। अब किस तरीके से हमने कैलकुलेट करनी है, आपके पास ये एक टेबल है, उसके अंदर एक्टिविटीज बताई हुई हैं। ये एक्टिविटी A B C D आपने करनी है। हर एक्टिविटी का एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, A का 1 है। इसी तरह आपके पास मोस्ट लाइकली टाइम है और पेसिमिस्टिक टाइम है। तो इस एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगी, आप इसका टाइम लोगे किस तरीके से, 1 + 4 × 2 + 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इससे आपके पास वैल्यू 2 की आ जाएगी। ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरीके से निकल आएगी। इसी तरह वेरिएंस किस तरह से आपने लेनी है, वेरिएंस आप लोगे 3 - 1 डिवाइडेड बाय 6 और उसका स्क्वायर ले लोगे, तो ये आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। सारी एक्टिविटीज के लिए आपने एक्सपेक्टेड टाइम और उसकी वेरिएंस निकालनी है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी जो है उसकी मीन टाइम खत्म होने का अकॉर्डिंग टू PERT वो 3 दिन है और इसके अंदर वेरिएंस कम या ज्यादती 3 दिन से कम भी हो सकती है, 3 दिन से ज्यादा भी, और वो उसकी वेरिएंस जो है, जो उसका फैलाव है, वो 0.11 होगा इस एक्टिविटी का। अच्छा, अब आपने देख लिया कि जी CPM के अंदर तो हमने कांस्टेंट टाइम रखा, ठीक है, मगर PERT के अंदर हमने 3 टाइम एस्टिमेट्स ले लिए। एक मोस्ट लाइकली ले लिया, एक ऑप्टिमिस्टिक ले लिया, एक पेसिमिस्टिक ले लिया। तो अब इसका प्रोजेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ हम किस तरह से निकालेंगे। प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ हम उसी तरह निकालेंगे कि जी पहले हम एक नेटवर्क, एक्टिविटी ऑन नोड का नेटवर्क बनाएंगे। उसमें से हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर स्लैक है, किसके अंदर स्लैक नहीं है। तो जिनके अंदर स्लैक नहीं होगा वो क्रिटिकल पाथ पे होंगी एक्टिविटीज। अब ये तो आपके पास पता चल गया ये एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे है। तो प्रोजेक्ट की वेरिएंस क्या होगी, ये प्रोजेक्ट का फैलाव या सुखड़ाव कितना हो सकता है। तो प्रोजेक्ट वेरिएंस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि सारी एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ पे हैं उनकी एक्टिविटीज का हम सम अप कर लेंगे। तो ये सम, ये आपको मैथमेटिकल नोटेशन नजर आ रही है, दिस इज नोटेशन ऑफ समीशन। ठीक है, समीशन, सम अप आप कर लेंगे। तो जौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे हैं उनकी वेरिएंस को हमने एड अप कर देना है एंड दैट विल गिव यू द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। यही देखिए, आपके पास जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे हैं उनकी वेरिएंस हमने पिछली स्लाइड में निकाल ली थी। उन वेरिएंस को हमने एड अप किया और हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट की वेरिएंस इतनी आ गई। प्रोजेक्ट की वेरिएंस, अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालनी है, वेरिएंस इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। प्रोजेक्ट की वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट की इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। आप जब वेरिएंस का अंडर रूट ले लो तो क्या होता है,
आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। ये जब मैं अंडर रूट ले लेता हूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। तो आपने इसका 3.1 का जब आपने अंडर रूट लिया तो आपके पास 1.76। इसका क्या मतलब हुआ कि जी प्रोजेक्ट की एक मीन टाइम है और उस मीन टाइम में प्लस या माइनस हो सकता है 1.76 डेज। अगर वो प्रोजेक्ट 15 दिनों में खत्म हो रहा है तो उसके अंदर प्लस माइनस 1.76 डेज, यानी कि 15 से ऊपर भी जा सकता है एक 1.7 डे, या 15 से नीचे भी आ सकता है 1.7 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट के अंदर हमने एस्टिमेट्स लिए ना, सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ मेथड था वो इस चीज को नहीं हैंडल कर रहा था कि जी अगर एक्टिविटी के अंदर वेरिएशन आ रही हो तो हम क्या करें। तो जब वेरिएशन आती है तो फिर हम क्या करते हैं, पर्ट यूज करते हैं। पर्ट क्या कहता है कि जी हम हर एक्टिविटी का एक एस्टिमेट, 3 टाइम एस्टिमेट्स ले लेते हैं, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ठीक है, और फिर पर्ट ने हमें कहा कि जो एक्टिविटीज की जो कंप्लीशन टाइम है इट फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और उस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की मीन और वेरिएंस इस तरीके से निकाली जाती है। तीसरी चीज जो हमने पर्ट के अंदर देखी कि जी अब प्रोजेक्ट की क्या वेरिएंस होगी, वो जौन सी एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिटिकल पाथ पे है उनकी वेरिएंस को आपने एडअप करना है, वो आपकी प्रोजेक्ट की वेरिएंस हो जाएगी। और उसकी वेरिएंस को जब आप अंडर रूट लोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकल आएगी। उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लीनियर होती है, वेरिएंस जिस तरह स्क्वायर्ड होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिस तरह एरिया होता है वो स्क्वायर्ड होता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर एरिया का जब आप अंडर रूट लेते हो तो लेंथ 2 फुट मल्टीप्लाई बाय 2 फुट तो क्या होता है 4 फुट स्क्वायर हो जाता है ना। जब आप इसको अंडर रूट करते हो तो क्या हो जाता है 2 फुट निकल आता है। तो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही है, वेरिएंस जो होती है वो एरिया में होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक लेंथ ऑफ टाइम या सिंपल लीनियर टर्म्स के अंदर हो जाती है। इसके अलावा अजम्पशन, पहली अजम्पशन तो हमने देखी ना पर्ट की कि जी एक्टिविटीज जो है उनकी कंप्लीशन, एक्टिविटीज की प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनकी कंप्लीशन जो है इट फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये पर्ट की अजम्पशन थी, पहली अजम्पशन जो हमने देखी कि जी जौन सी एक्टिविटीज हैं प्रोजेक्ट के अंदर दे विल follow their completion time will follow a beta distribution with a mean and a variance। अब इसके अंदर पर्ट ने एडिशनल, इस स्लाइड में से अब हमको और पता चलता है कि पर्ट ने एडिशनल 2 और अजम्पशंस दी थी कि जी वो 2 अजम्पशंस क्या थी। एक तो अजम्पशन उसकी पहली वाली हमने पढ़ ली कि जी जो एक्टिविटी टाइम्स का कंप्लीशन जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मगर उसने 2 अजम्पशन और दी हैं। पहली अजम्पशन जो उसने दी है इस स्लाइड के अंदर, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलोज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जी जितना प्रोजेक्ट है उसकी जो कंप्लीशन टाइम है इट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिविटीज आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। एक्टिविटीज का स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, वो ये है कि जी अगर एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी हम कर रहे हैं और लेट्स से कि जी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये हमारे पास एक एक्टिविटी और नोड रिप्रेजेंटेशन हो गई कि जी एक बी करने से पहले हमें ए करने की जरूरत है। अब किसी वजह से एक्टिविटी ए डिले हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि एक्टिविटी ए डिले हुई है तो एक्टिविटी बी भी डिले होगी। जाहिर बात है इनके दरमियान में इंटर रिलेशनशिप तो है कि जी एक चीज अगर देर से होगी तो दूसरी भी देर से होगी, मगर एक चीज के अंदर कोई मसला आ गया तो इसका मतलब नहीं है कि उसके बाद जो चीजें आ रही है उसके अंदर भी वही मसला आए। तो ये चीज होती है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होने का। ठीक है, जिस तरह आप एक कॉइन लेते हो उसको टॉस करते हो, ठीक है, आप उसको टॉस करते हो तो वो हेड्स या टेल्स आ जाता है। आप उसी कॉइन को फिर से टॉस करते हो तो हेड्स या टेल्स आ जाता है। अब ये दोनों आउटकम एक दूसरे से स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट थी।
जरूरी नहीं है कि पहले टेल्स आया तो अब फिर टेल्स आएगा, या पहले हेड्स आया तो फिर हेड्स आएगा। तो स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक एक्टिविटी के अंदर कोई मसला आया तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी के अंदर जरूरी नहीं है वही मसला है, कोई और मसला आ सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो जो पर्ट की अजम्पशन थी, पर्ट की सबसे पहली अजम्पशन तो हमने देखी थी, प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके कंप्लीशन टाइम के अंदर हमने पर्ट की एक कंप्लीशन टाइम के अंदर पर्ट की हमने एक अजम्पशन देखी थी कि वो जी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। दूसरी अजम्पशन जो पर्ट ने बताई कि जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है इट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है इट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी चीज जो वो कह रहा है कि जी एक्टिविटीज आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अब ये आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, आपको ये भी पता है कि जी प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पीछे निकाल ली कि जी जितनी भी पाथ, जितनी भी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे हैं उनकी वेरिएंस क्या थी वो हमने निकाल ली थी। वो वेरिएंस हमने उसका जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब हम प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम की बात कर रहे हैं। अब आप ओरिजिनल एग्जांपल जो थी एग्जांपल 1 के जी आपकी मिल्वॉकी पेपर प्लांट की कि जी उसका कंप्लीशन टाइम हमने 15 निकाला था। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी 15 दिन हमने उसकी सीपीएम से निकाली थी। अब हम देखना चाहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जी उसकी कंप्लीशन 16 दिनों पे चली जाए, ठीक है, या 16 वीक्स पे चली जाए। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम किस तरह प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? हम एरिया जितना ये है और ये तो सारे का सारा एडअप इस साइड का एडअप होके ऑलमोस्ट 0.5 बन जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन से एक साइड, मीन से दाएं साइड या बाएं साइड पे भी 0.5 होती है और मीन से दाएं साइड पे भी 0.5 होती है, और उस सारी प्रोबेबिलिटी को जब आप एडअप करते हो तो 1 हो जाती है। अब मैं कहता हूं कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये प्रोजेक्ट 16 वीक्स में खत्म हो, तो वो प्रोबेबिलिटी सारी इस शेडेड रीजन से आपको पता चल जाएगी कि 15 तक तो हमारे पास 0.5 है और फिर आगे जो 15 से 16 तक की है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गई पर्ट से, हमें कंप्लीशन टाइम पता चल गया प्रोजेक्ट का, मीन कंप्लीशन टाइम वो हमारे पास 15 आया था, कंप्लीशन टाइम 15 दिन, और हमें यह भी पता चल गया कि जो प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज नहीं, प्रोजेक्ट जो खत्म होगा उसका खत्म होना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, आपके पास मीन की वैल्यू आ गई। अब आप खेल सकते हो इसके साथ कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट 16 दिनों में खत्म, 16 वीक्स में खत्म हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट 14 वीक्स में खत्म कर लो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मुझे 99% या 100% प्रोबेबिलिटी से बताओ कितने दिन लगेंगे। तो इससे हमारे पास ये फायदा हो जाता है कि आपको 100% प्रोबेबिलिटी का भी पता है कि यार मैं 100% श्योर हूं कि ये प्रोजेक्ट इस दिन से आगे नहीं जाएगा या इस वीक से आगे नहीं जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम ले सकते हैं। अब यूज किस तरह से करना है इसको? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 16 वीक्स डेडलाइन। अब ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी मीन हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी वो 15 वीक्स थी। अब हम पूछ रहे हैं कि जी 16 वीक पे खत्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमने पर्ट में से निकाल ली पहले, और ये 1.76 थी। ये किस तरह से हमने निकाली थी? क्रिटिकल पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज थी, एक्टिविटीज उनकी वेरिएंस को हमने एड अप कर दिया था, उनकी वेरिएंस का समीशन ले लिया था।
और फिर उसको अंडर रूट उसका किया था, तो आपके पास ये वाली वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके सबस्क्रिप्ट में P लिखा हुआ है। तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। ये आपने सवाल पूछा कि जी 16 वीक्स में खत्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये आपके पास प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की मीन टाइम आया हुआ है, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंप्लीशन विच इज 15 डेज। अब प्रोजेक्ट के खत्म होने की जो प्रोजेक्ट का खत्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। एक्टिविटीज के खत्म होने की, एक्टिविटीज का कंप्लीशन टाइम की जो प्रोबेबिलिटी है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से हम मॉडल कर सकते हैं, मगर जो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का जो टाइम है वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक z की वैल्यू आ गई। आप लोगों ने जिन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो हम जाते हैं टेबल के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम 0.5 देखें 0.57 पे निकली है ना, तो हम 0.5 को देखेंगे और फिर आगे जब टेबल में इस तरह से 7th वैल्यू 0.5, ये देखें 0.07 पे आपके पास एक नंबर आया हुआ होगा। ये आपको बता रहा होगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के खत्म होने की। अब आपके पास आंसर क्या होगा कि जी 16 वीक्स के अंदर देयर इज अबाउट 71.56% चांसेस कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ये 16 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इधर मैं आपको एक चीज बता दूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो टेबल्स होते हैं दे कम इन मल्टीपल तरीकों से आते हैं। किसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन 0 से स्टार्ट की जाती है, किसी के अंदर मीन से स्टार्ट की जाती है। आपकी बुक के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दी हुई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप टेबल के ऊपर देखो ना तो आपको इस तरह की एक नजर आएगी मीन, और फिर उससे आगे z की वैल्यू दी हुई है। तो आपके पास इससे z की मीन से आप कितना आगे जा रहे हो तो वो सारी वैल्यूज दी हुई है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे होती है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे होती है। तो आपको जो वैल्यूज दी हुई है वो मीन से दी हुई है। तो अब इस केस के अंदर आपको जब निकालना होगा तो हमने 16th वीक निकालना है, क्योंकि मीन की वैल्यू तो इस केस के अंदर 15 है, तो 16 के लिए हमें मीन से आगे जाना पड़ेगा। तो आपको इसके अंदर आंसर के अंदर 0.5 ऐड करना होगा, तब जाके आपके पास जो 0.7156 आएगा। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप जाके फौरन अभी अपने टेबल को देख लो। अपेंडिक्स 1 के अंदर है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, उसमें जाके देख लो। 2 तरह के टेबल्स आते हैं, आपकी बुक में एक तरह का टेबल है नॉर्मली, और बुक्स में अगर आप देखो तो वो टेबल्स नॉर्मली स्टार्ट ही 0 से करते हैं, वो मीन से स्टार्ट ही नहीं करते, वो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो वो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी देते जाते हैं कि जी ये वाली सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती जाएगी। अगर आपने यहाँ तक है तो वो टेबल आपको सारी की सारी यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी देगा, मगर आपकी बुक में मीन से दी हुई है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। ये आपकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की रिप्रेजेंटेशन है कि जी व्हाट इज कि अगर हमारा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपके पास 71.57, आप 70% श्योर हो कि जी आप ये प्रोजेक्ट 16 दिनों में ख़त्म कर दोगे। आपने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से 0.57 स्टैंडर्ड डेविएशन को देखी, उसकी प्रोबेबिलिटी टेबल से जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, और वो प्रोबेबिलिटी आपने ऐड अप कर दी 0.5 के साथ जो इस एरिया से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि ये तो आपके पास है ना 0 डे, ये इसकी मीन वैल्यू है 15 और ये इसकी मोस्ट, अब ये वाला जो पॉइंट है कि देयर विल बी 100% प्रोबेबिलिटी कि जी आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। यहां तक मीन पे तो 50% प्रोबेबिलिटी है ना प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अब
16 वीक्स में प्रोजेक्ट खत्म होगा, उसकी 71% प्रोबेबिलिटी है कि खत्म होगा। अब हम कैसे निकाल सकते हैं कि जी 100% प्रोबेबिलिटी, मुझे वो टाइम बताओ जब तुम श्योर होगे कि तुम ये प्रोजेक्ट खत्म कर लोगे। अगर आपका बॉस ये कहे तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप ये 100% इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। वो किस तरह निकालेंगे, आपके पास ऑलमोस्ट मीन से, ये मीन है ना आपके पास 15 दिनों का, मीन से आपने 2.33 स्टैंडर्ड डेविएशंस आगे जाके टेबल की प्रोबेबिलिटी देखनी है। इस पॉइंट पे आप 99% श्योर होगे, यानी कि ये 0.5 और ये 0.5 प्लस, दिस इज 0.5 प्लस आई विल एड 0.49, आई होप यस 49। तो ये वाला एरिया आपको 0.5 है और ये वाला एरिया जो है आपके पास 0.49 एड अप होके देगा। तो आपने अब स्टैंडर्ड डेविएशन, पिछली प्रॉब्लम के अंदर हमने कितनी स्टैंडर्ड डेविएशंस ली थी, हमने 0.57 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, के मीन से हमने 0.57 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चले गए थे, तो उस पर हमें एक प्रोबेबिलिटी आई। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, आपने उसी तरीके से z की वैल्यू देखनी है। z की वैल्यू निकलेगी 2.3, टेबल में आपने एट टेबल जाके आप z की वैल्यू देखोगे 2.33, ठीक है, और उस पे जाके आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि जी कितने % प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.33, 15 आपका 15 मीन है, 15 के अंदर अगर आप 2.33 डालते हो तो कितना हो जाएगा, 16, 17, 17.3 या ऑलमोस्ट 18 वीक्स में आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, वेरिएबिलिटी ऑफ कंप्लीशन टाइम फॉर नॉन क्रिटिकल पाथ्स। अभी तक तो हमने पर्ट के अंदर देखा कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, आपने सारी एक्टिविटीज को, क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज हैं उनकी मीन और वेरिएंस निकाली और फिर आपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन देखी। मगर आपने ये भी देखना है कि जी जब वेरिएशन आती है तो जो नॉन क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज हैं वो कहीं, उनके अंदर जो स्लैक है वो कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहा। वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम फॉर एक्टिविटीज ऑन नॉन क्रिटिकल पाथ must be considered when finding the probability of finishing in a specific time। अब आपके पास नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज वो होती हैं जिनके अंदर स्लैक होता है। अगर आपके पास स्लैक उन एक्टिविटीज के अंदर अच्छा खासा है तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, मगर अगर स्लैक उनके अंदर इतना ज्यादा नहीं है तो वेरिएबिलिटी की या वेरिएशन की वजह से वो स्लैक थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा। इसलिए ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल पाथ पे अगर टाइम कम ज्यादा हो रहा है तो जो नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज हैं वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रही। वेरिएशन इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में कॉज चेंजेस इन द क्रिटिकल पाथ। अब वही बात है कि अब अगर एक एक्टिविटी के अंदर स्लैक था 2 हफ्तों का और आपने 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते आगे चले गए तो क्या वो स्लैक तो खत्म हो गया, तो वो स्लैक खत्म हो जाएगा तो अब वो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे आ गई। पहले तो वो नॉन क्रिटिकल पाथ पे थी, मगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर देरी की या देर से उसको डिले उसके अंदर किया तो क्या होगा कि वो नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी अब क्रिटिकल पाथ पे आ गई है, उसके अंदर स्लैक ही इतना था जो आपने यूज कर लिया। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये देखा कि जी प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम क्या है, मीन वैल्यू जो हमने निकाल ली, कि प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट कंप्लीशन के जी मुझे बताओ 50% प्रोबेबिलिटी, 60% प्रोबेबिलिटी से, 70% प्रोबेबिलिटी से या 90% या 100% प्रोबेबिलिटी से कब आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा। हमने ये देख लिया कौन कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज वो होती हैं जो क्रिटिकल पाथ पे होती हैं। हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास थोड़ा सा स्लैक है या किन एक्टिविटीज को हम जरा आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, और हमें एक डिटेल प्रोजेक्ट स्केड्यूल मिल गया। ये वही एग्जांपल जो अभी तक हमने देख लिया है। हमने क्रिटिकल पाथ की वैल्यू इसके अंदर देखी, क्रिटिकल पाथ निकाला, क्रिटिकल पाथ के बाद हमने सीपीएम से क्रिटिकल पाथ निकाल लिया,
PERT से हमने क्या कर लिया, PERT से हमें वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम या वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि लेट्स से कि जी कुछ सिचुएशन आपके पास आ जाती है कि जी आपको प्रोजेक्ट को तेज करना पड़ जाए, आप बिहाइंड स्केड्यूल, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपका प्रोजेक्ट देर से, यानी कि उसके अंदर जरा सी डिलेज आ जाती हैं। डिलेज आ जाए तो फिर किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट तो उसी टाइम में खत्म करना है, अब प्रोजेक्ट के अंदर डिले आ रही है तो क्या करना। इसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि जी आपको प्रोजेक्ट को जल्दी करना पड़ जाए, यानी कि 15 दिन दिए थे ओरिजिनली, अब जो आपके बॉसेस हैं वो आपको कह रहे हैं कि नहीं 15 दिनों में नहीं करना है या 13 दिनों में करके तुमने देना ही देना है, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है। या कभी कभी कोई एनवायरमेंटल इमरजेंसी आ जाती है कि यार हरिकेन आने वाला है या बारिशें आने वाली हैं, तो इनिशियली तो हमने प्लान किया था कि हम इस काम को 15 हफ्तों में करेंगे, मगर अब हमें ज़रूरत है कि जी 1 हफ्ता पहले ख़त्म हो जाए, वरना तो फिर बारिशें आ जाएंगी तो मसला हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट को क्रैश करते हैं, कि एक प्रोजेक्ट को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। क्रैशिंग क्या होती है, शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रैशिंग। ठीक है, जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। ठीक है, नॉर्मली ये भी होता है कि जी आपने काम तो शुरू किया और आधा काम किया, तो आपको पता चला कि जी 15 हफ्तों का प्रोजेक्ट था और आप 7 हफ्तों बाद आए। 7 हफ्ते में जब आपने अपना रिव्यू किया कि जी हम कहाँ तक जा रहे हैं, तो आपने देखा यार 7 हफ्ते तो हो गए हैं, मगर हमने काम इतना किया कि 6 हफ्तों में हमने ओरिजिनली प्लान किया था। तो ये जो 1 हफ्ता है ये अब क्या हम डिले कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट 15 हफ्तों में नहीं खत्म होगा, फिर अगर हम इसी स्पीड से चलते गए तो ये 16 हफ्तों में जाके खत्म होगा। तो फिर उस केस के अंदर भी आप प्रोजेक्ट को क्रैश करते हो कि जी ज्यादा पैसा डालते हो ताकि वो 15 वीक्स के अंदर ही खत्म हो। क्रैश करने के लिए प्रोजेक्ट शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रैशिंग। तो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कंसिडर करना पड़ता है कि कोई एक्टिविटी क्रैश हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। यानी कि लेट मी से कि जी एक एक्टिविटी आपने ओरिजिनली प्लान की थी कि मैंने इस कमरे के फ्लोर के अंदर सीमेंट डालना है और वो काम 1 दिन लेगा ही लेगा। सीमेंट जब आप डालते हो तो वो सख्त होने में कुछ टाइम लेता है ना, आप उसको कुछ भी कर दो तो उसको 1 दिन तो चाहिए होता है ना सेट होने के लिए। तो अब ऐसी एक्टिविटी अगर ओरिजिनली आपने 1 दिन प्लान किया है, अब आप इस पे जितना भी पैसा डाल लो तो वो आप 1 दिन से आधे दिन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्रैश हो ही नहीं सकती। तो उन एक्टिविटीज को सिर्फ आपने क्रैश करना है जो हो सकती हैं, जिनके अंदर इतना पर उस प्रोसेस के अंदर इतना गिव है कि हाँ जी अगर आप उसको ज्यादा लोग उस पर लगा दोगे या ज्यादा रिसोर्सेज लगा दोगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अब बाज काम ऐसे होते हैं कि आप उन पर जितना रिसोर्स भी डाल दो तो उनका एक नेचुरल टाइम है, उस टाइम से कम में वो नहीं हो सकते, तो वो एक्टिविटीज क्रैश हो ही नहीं सकती। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो क्रैश हो सकती हैं। Taken together, the shortened activity duration will enable us to finish the project by the due date. The total cost of crashing is as small as possible. तो आपके पास जो कंसिडरेशन होनी चाहिए कि जी एक्टिविटी को हम क्रैश कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक्टिविटी क्रैश होने के काबिल है भी कि नहीं, जो मैंने आपको सीमेंट की एग्जांपल दी थी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो क्रैश की कॉस्ट होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन होंगे ना 3-4 एक्टिविटीज में, इस एक्टिविटी को क्रैश करूं, इस एक्टिविटी को क्रैश करूं या इस एक्टिविटी को क्रैश करूं। तो उन तीनों एक्टिविटीज में से या उन सारे ऑप्शंस में से जो सबसे कम कॉस्ट वाला ऑप्शन है उसको आपने क्रैश करना है, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट की जो ओवरड्यू या जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो कम से कम हो जाए। ठीक है, स्टेप्स कौन से हैं क्रैश करने के लिए, ये जो अगली 3 स्लाइड्स हैं इसके अंदर एक प्रोसीजर दिया हुआ है।
जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर CPM और PERT का एक प्रोसीजर दिया था ना 6 स्टेप्स का, अब इसके अंदर भी एक स्टेप्स वाइज प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने किस तरीके से क्रैशिंग करनी है। सबसे पहले आपने सारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके आपने नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम ले लेने हैं। नॉर्मल टाइम के जी इस एक्टिविटी को अगर हम नॉर्मल रिसोर्सेज के साथ करें तो वो इतना टाइम लेगी, अगर हम इसमें ज्यादा लोग लगा दें तो वो इतना टाइम लेंगी। अब बाज एक्टिविटीज है उनमें ज्यादा लोग भी लगा दो तो उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, तो उसका नॉर्मल टाइम भी उतना ही होगा, क्रैश टाइम भी उतना ही होगा। सीमेंट को डालने के लिए नॉर्मल टाइम भी 1 दिन चाहिए, इसको क्रैश टाइम भी 1 दिन ही चाहिए, ठीक है। फिर आप इसको आप उस एक्टिविटी की कॉस्ट ले लेते हो कि नॉर्मल टाइम कॉस्ट कितनी है और क्रैश टाइम कॉस्ट कितनी है। तो उससे ये जो रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है ना, कंप्यूट द क्रैश कॉस्ट पर टाइम पीरियड इफ क्रैश कॉस्ट आर लीनियर ओवर टाइम। तो आपने हर एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट पर पीरियड ले लेना है। आपके पास क्रैश कॉस्ट पर पीरियड किस तरह से निकलेगी, टोटल कॉस्ट जो उसकी क्रैश कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दोगे उसकी नॉर्मल कॉस्ट, और जो उसका नॉर्मल टाइम है उसमें से आप वो माइनस कर दोगे क्रैश टाइम, और इन दोनों का रेशो ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने रुपए या इतने डॉलर पर वीक इस एक्टिविटी ए को क्रैश करने के लिए आपको इतने डॉलर्स पर डे या पर वीक चाहिए, एक्टिविटी बी को क्रैश करने के लिए इतने डॉलर्स या इतने रुपीस पर वीक या पर डे चाहिए। Using current activity times find the critical path and identify the critical activities। अब ये प्रोजेक्ट क्रैशिंग का प्रोसीजर है। पहले तो आपने सारी एक्टिविटीज का ये जो क्रैश कॉस्ट पर पीरियड रिलेशनशिप है ना प्रोजेक्ट के अंदर सारी एक्टिविटीज का ये निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपने वही तरीका करना है कि आपने क्रिटिकल पाथ निकालना है प्रोजेक्ट का। If there is only one critical path, then select activities on this critical path that कैन स्टिल बी क्रैश्ड। आपके पास अगर प्रोजेक्ट के अंदर एक ही क्रिटिकल पाथ है तो आप में उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है जो क्रैश की जा सके, जो क्रैश की जा ही ना सके तो उसको सिलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जी उसकी कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। कॉस्ट पर टाइम जो अभी हमने कॉस्ट पर पीरियड पिछले स्लाइड के अंदर निकाला था ना पॉइंट 1 के अंदर, वो वाली एक्टिविटी सिलेक्ट करें जिसका क्रैश कॉस्ट पर पीरियड सबसे कम हो। अगर आपके पास एक क्रिटिकल पाथ है आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो उसके साथ आपने ये करना है। पार्ट जो 3 है इसका पॉइंट 3, अगर ओनली वन क्रिटिकल पाथ हो तो आपने पहला काम ये उसमें देखना है कि जी कौन सी एक्टिविटी है जो क्रैश हो सकती है, और दूसरा काम आपने उसके अंदर ये करना है कि जी स्मॉलेस्ट क्रैश कॉस्ट जो जिस एक्टिविटी की होगी उसको क्रैश करना है। इस तरीके से क्या होगा, आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो क्रैश कॉस्ट होगी वो सबसे कम होगी। मगर अगर आपके पास एक क्रिटिकल पाथ नहीं है, आपके पास 2 मल्टीपल पाथ्स हैं, बस बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर 2-3 क्रिटिकल पाथ्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपने वही करना है कि जी आपने हर क्रिटिकल पाथ से जो जॉन से क्रिटिकल पाथ है ना, अब आपके पास 3 क्रिटिकल पाथ्स हैं, तीनों को आपने कम करना है। तो हर क्रिटिकल पाथ में से एक एक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है जो आप क्रैश कर सकते हो, जो हो सकती है क्रैश, और उनकी सारों की जो टोटल कॉस्ट हो वो कम से कम हो। ठीक है, ये आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्रैश करने के लिए पहला स्टेप क्या, आपने हर एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट पर पीरियड निकालनी है। फिर उसके बाद आपने उसी तरीके से क्रिटिकल पाथ बनाना है प्रोजेक्ट का, और फिर आपने देखना है कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर एक क्रिटिकल पाथ है तो वो वाली एक्टिविटी सेलेक्ट करें क्रिटिकल पाथ पे जो क्रैश हो सकती है और वो जिसकी सबसे कम कॉस्ट हो। इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर लिया। अगर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ है, 1 क्रिटिकल पाथ नहीं है, मोर देन 1 है आपके पास, तो फिर आपने हर पाथ में से एक एक्टिविटी उठानी है जो क्रैश हो सकती है और जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। फिर उसके बाद आपने अपडेट करना है अपने जो आपने क्रिटिकल पाथ नेटवर्क बनाया हुआ है ना, एक्टिविटी ऑन नोड का नेटवर्क, उसको अपडेट करना है। अगर आपके पास डिजायर्ड डेट यानी कि आपने शुरू किया था कि 15 दिनों से मैंने इसको 15 वीक्स से मैंने इसको 14 वीक्स पे लाना है, अगर आप उसको क्रैश कर लाए हो 14 वीक्स पे तो रुक जाओ। अगर नहीं किया तो फिर से आपने स्टेप 2 स्टार्ट कर देना है। फिर से आपने क्रिटिकल पाथ में से देखना है कि यार आप फिर से नेटवर्क बनाओगे
क्योंकि अब आपने एक हफ्ता पीछे कर दिया ना, तो सारा आपका नेटवर्क बन जाएगा, अपडेट हो जाएगा। फिर से आपने स्टेप 2 पे जाना है, नेटवर्क बनाना है, उसमें से फिर से आपने क्रैशिंग करनी है, टेकिंग इन कंसिडरेशन दी कॉन्सेप्ट के जी कॉन्सेप्ट ऑफ की एक्टिविटी हो सकती है क्रैश, ये और उस एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है। ये आपके पास एग्जाम्पल है। एक्टिविटीज यू हैव एक्टिविटी 1, एक्टिविटी ए बी सी, इनकी नॉर्मल टाइम की जी, अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड से करते हो एक्टिविटी को, तो ये 2 दिन लेगी या 2 वीक्स लेगी। अगर आप इस पे ज्यादा पैसा लगाते हो या इसको क्रैश करोगे तो वो काम 1 दिन में भी किया जा सकता है। ठीक है, इस कमरे को पेंट नॉर्मली 2 दिनों में किया जाएगा, मगर अगर आप इस पे ज्यादा लोग लगा दो तो इस कमरे को 1 दिन में भी पेंट किया जा सकता है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो क्रैश की जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल कॉस्ट इसकी ये है कि जी आपने अगर इसको नॉर्मल 2 वीक्स के अंदर कराओगे तो ये आपको $22,000 का पड़ेगा। अगर आप इसको क्रैश कराओगे 1 दिन में तो ये आपको $22,750 का लगेगा। क्रैश कॉस्ट पर वीक क्या थी, आपको याद होगी कि जो क्रैश कॉस्ट है उसमें से आपने नॉर्मल कॉस्ट माइनस करनी थी, और जो नॉर्मल टाइम था उसमें से आपने क्रैश टाइम माइनस करना था। तो ये अगर आप देखो तो ऊपर वाला 750 बन जाता है डॉलर्स और नीचे वाला 1 बन जाता है, तो आपके पास $750 पर वीक का आपके पास क्रैश कॉस्ट पर वीक ऑफ दिस एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह इस एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट पर वीक, ये सारी एक्टिविटीज की हमने, ये जो स्टेप 1 था ना कि आपने सारी एक्टिविटीज की क्रैश कॉस्ट पर टाइम पीरियड निकालना है, फिर आपने देखना है कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे है। ये वाली एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है। ठीक है, अब इसमें से आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को 1 हफ्ता कम करना चाहो तो आप कौन सा प्रोजेक्ट, आप इनमें से कौन सी एक्टिविटी वो वाली सेलेक्ट करोगे जो क्रैश हो सकती है। एक्टिविटी ए है वो क्रैश हो सकती है, 2 से 1 वीक में आ जाती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रोजेक्ट को 1 हफ्ता आपने पीछे लेके आना है कि जी अगर 15 वीक्स हैं तो अब आपने इसे 14 पे लाना है, तो आपको सबसे कम कॉस्ट किस में लगेगी। पहली एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ पे है वो ये वाली है जिसमें आपको 750 लगेंगे, दूसरी में 1000, तीसरी में भी 1000, चौथी में 1500। तो जाहिर बात है आप वही एक्टिविटी क्रैश करोगे जिसके अंदर सबसे कम पैसे आपके लगेंगे। तो इस तरीके से हम क्रैश करते हैं। यही वो इसका रिलेशनशिप है क्रैश कॉस्ट एक्टिविटी का। अब आपको याद हो एक स्लाइड के अंदर कहा हुआ था अस्यूमिंग इट टू बी लीनियर। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप लीनियरिटी का है कि जी मैं जितना पैसा लगाऊंगा तो उसकी जो टाइम है उसी हिसाब से लीनियरली कम होगा। बाज दफा ये भी हो जाता है कि जी आप इनिशियली पैसा लगाते हो तो टाइम बहुत कम हो जाता, तेजी से कम होता है, फिर आप जितना ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर दो तो उसका टाइम कम नहीं होता, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। इस केस के अंदर हमने लीनियर ही कंसिडर करना है कि मैं जितना ज्यादा पैसा लगाऊंगा उसी के हिसाब से लीनियरली आपका जो एक्टिविटी का टाइम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है PERT और CPM के, स्पेशली यूजफुल व्हेन स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैथमेटिकली इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल रिलेशनशिप्स हैं जो हम हाथ से भी इजीली कर सकते हैं। ग्राफिकल नेटवर्क्स हेल्प हाईलाइट रिलेशनशिप अमंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ग्राफिकली जब हम इनको बनाते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि जी क्या रिलेशनशिप्स के एक्टिविटीज के दरमियान में रिलेशनशिप्स हैं। क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम एनालिसिस हेल्प पिन पॉइंट एक्टिविटीज दैट नीड टू बी क्लोजली वॉच्ड। जो आप क्रिटिकल पाथ बनाते हो और स्लैक टाइम निकालते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं जिनका ख्याल रखना है, इनमें देर नहीं करनी वरना तो प्रोजेक्ट देर से खत्म होगा। Project documentation and graphics points out who is responsible for various activities. अब ये चीजें जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप अपनी बुक के आखिर में जाओगे तो आपको 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। उनमें से आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इसी तरह आपके पास एक प्राइमावेरा बहुत
पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है। ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आपको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं अच्छी, जिससे आपको पता चल जाता है कि जी किसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है किस एक्टिविटी का। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन सॉफ्टवेयर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे कि जो सॉफ्टवेयर्स कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको ये रिपोर्टिंग देनी है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपको प्लानिंग में भी बहुत मदद देते हैं, स्केजुलिंग में भी मदद देते हैं और फिर कंट्रोलिंग के अंदर भी मदद देते हैं, और आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं कि जी ये काम इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं हुआ तो आप फौरन उससे पूछ सकते हो। PERT और CPM, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वो ज़्यादातर PERT और CPM के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बेस करते हैं, तो इसलिए उनको इजी होती है, हमें काफ़ी इससे एडवांटेज मिल जाता है। एप्लीकेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये CPM और PERT जो मेथडोलॉजीज हैं ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे किया जा सकता है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू रिसर्च प्रोजेक्ट। इसी तरीके से आप और सर्विस के प्रोजेक्ट्स हों तो उसमें भी आप इनको कर सकते हो। बैंक्स के कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, एकेडेमिया में कोई प्रोजेक्ट्स हों, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो हर तरह के प्रोजेक्ट के अंदर CPM और PERT हम यूज़ कर सकते हैं। यूजफुल इन मॉनिटरिंग नॉट ओनली स्केजुलिंग बट कॉस्ट एज वेल। अब आप PERT से और CPM से ना सिर्फ स्केड्यूल को मॉनिटर कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी मॉनिटर कर सकते हो। कुछ लिमिटेशन क्या है CPM और PERT की? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैव टू बी क्लियरली डिफाइंड, इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल इन देयर रिलेशनशिप। अब ये जाहिर बात है कि पहला काम हम करते हैं PERT और CPM में एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क बनाने में हमें पता होना चाहिए कि ये वाली एक्टिविटी कौन सी है और यही एक्टिविटी है, इसके अंदर किसी और चीज़ का मिलाप या एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होनी। तो ये आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कि जी एक्टिविटी A के अंदर कोई एक्टिविटी B का काम नहीं हो रहा, एक्टिविटी बी के अंदर थोड़ा सा एक्टिविटी ए का काम नहीं है, दे आर कंप्लीटली सेपरेट, ए अलग है बी अलग है, और उनके स्टेबल रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड नेटवर्क टुगेदर। अब ये भी आपको पता होना चाहिए इस एक्टिविटी के बाद इस एक्टिविटी ने करना है, तो ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है। तो ये भी आपको पता, ये कुछ लिमिटेशंस में है कि बाज़ दफ़ा आपको ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप नहीं पता होते। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हों तो उसके अंदर इतनी आप अच्छे तरीके से नहीं बता सकते कि जी ये काम इसके बाद होगा, ये काम इससे पहले होगा, ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। टाइम एस्टिमेट्स टेंड टू बी सब्जेक्टिव एंड आर सब्जेक्ट टू फजिंग बाय मैनेजर्स। अब जाहिर बात है जहां ह्यूमन रिसोर्स होगा या ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करेंगे तो वो नंबर्स को ज़रा आगे पीछे करेंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आपको कम ज़्यादा टाइम बता देंगे कि जी मीन टाइम ये है, मगर पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स के अंदर फजिंग कर लेंगे। मैनेजर फजिंग करते हैं, तो फज का मतलब क्या होता है, नंबर्स को गलत रिप्रेजेंट करना या जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ना बताना, कोई गलत सिचुएशन बता के अब उससे फायदा ले लेना। देयर इज एन इनहेरेंट डेंजर ऑफ टू मच एम्फेसिस ऑन बीइंग प्लेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट और क्रिटिकल पाथ। अब क्योंकि ये दोनों जो मेथडोलॉजीज हैं PERT की और CPM की, ये दोनों मेथडोलॉजीज क्रिटिकल पाथ पे बहुत एम्फेसिस देती हैं, तो एम्फेसिस अगर ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल पाथ पे तो ये इतना अच्छा नहीं है कि जी आप सिर्फ क्रिटिकल पाथ पे, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट आगे पीछे हो जाए तो फिर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी तंग करती हैं और वो भी परेशान करती हैं। तो ज़्यादा एम्फेसिस आपने क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ पे एम्फेसिस आपने ज़रूर देना है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जी नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको भी उनका ड्यू एम्फेसिस मिलना ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने चैप्टर 3 देख लिया। चैप्टर 3 की जब समरी देखते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया। इस चैप्टर 3 के अंदर शुरू से ले के हम देखते, आई विल गिव यू द लास्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर, कि जी हमने शुरू में इस चैप्टर के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स देखी, CPM क्या होती है, गैंट चार्ट क्या होता है, PERT चार्ट क्या होता है। फिर उसके हिसाब से हमने नेटवर्क डायग्राम अप्रोचेस देखी कि जी एक्टिविटी ऑन नोट किस तरीके से बनाई जाती है और एक्टिविटी ऑन एरो किस तरीके से बनाई जाती है, ये हमने नेटवर्क बनाना सीखे। उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के लिए फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है।
हमने ये भी देखा कि जी हम प्रोजेक्ट के अंदर स्लैक टाइम्स किस तरह से निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पाथ को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटीज़, जब एक्टिविटीज़ के अंदर वेरिएशन इन टाइम हो जाती है हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। हमने देखा कि PERT के अंदर हमें 3 टाइम एस्टिमेट्स मिले थे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड द मोस्ट लाइकली टाइम। उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम उसके लिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हम जो कहते हैं कि जी एक तो एक्टिविटीज होती हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज एडअप करके जो प्रोजेक्ट बनती हैं उनका जो कंप्लीशन है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो होता है, तो हम उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या होती है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग होती है कि पैसे लगा के किसी प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग। और हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट को क्रैश कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रैश करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे होना ज़रूरी है प्रोजेक्ट की। क्रिटिकल पाथ के बाद ये ज़रूरी है कि उन एक्टिविटीज़ को हम क्रैश कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर क्रैश कर सकते हैं तो सबसे कम कॉस्ट वाली एक्टिविटी कौन सी है, फिर हम उसको क्रैश करते हैं। फिर आखिर में हमने CPM और PERT के क्रिटिक्स देखे कि जी क्या इनके अंदर कमज़ोरियां हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमारा चैप्टर 3 था। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स that I have presented to you in these lectures of chapter 3. आपकी एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस किए स्लाइड्स के अंदर वो आपकी बुक के अंदर आपको बड़े इजीली एग्जाम्पल 1 आई थिंक उसमें मिल जाएंगी। आई होप कि आप उनको जाके पढ़ो, उनको समझो और उससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस जो एग्जाम्पल है उसको फॉलो करोगे तो आपको सारी जो थोड़ी बहुत जो लैक मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर लैक्स आपको लैक हो गया है वो आप उसको पूरा कर लोगे, जो कमज़ोरियां हैं मेरी पॉइंट्स के अंदर। इसके साथ हमारा चैप्टर 3 की प्रेजेंटेशन तो ख़त्म है, मगर अगले लेक्चर के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा ताकि ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये सीमेंट हो जाए और इनको किस तरह से यूज़ करना है आपने। अगेन आपके बुक के आखिर में, चैप्टर के आखिर में सॉफ्टवेयर्स बताए हुए हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट उसका नाम है सॉफ्टवेयर का, वो अच्छे तरीके बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है। एक और सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस है उसका नाम है प्राइमावेरा, वो भी काफ़ी यूज़ होता है। इसी तरह एक दो और सॉफ्टवेयर्स आपके बुक के लास्ट पेजेस, इस चैप्टर के लास्ट पेजेस के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी बुक के अंदर के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हैं। आपका जो चैप्टर है उसके स्टार्ट में 3-4 कंपनीज की केस स्टडीज़ दी हुई हैं, आप जाके ज़रूर उनको पढ़िए, देखें कि जी उस केस स्टडी में किस तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, स्केजुलिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक दफ़ा रिव्यू कर लोगे तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को फॉर्मली कंक्लूड करेंगे। फॉर दिस लेक्चर आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस लेक्चर। दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अल्लाह हाफिज़।